चलो तुम सब लोग 2-4 दिन कहाँ थे? हाँ बोलो, तुम्हारी फूफी की शादी थी हैं? फूफी की तो हो चुकी होती है अपने कहने में, वो फूफी वो हो चुकी होती है, तभी तभी रिश्ता बनता है। किनका खाला का? चलो स्टार्ट करें हम लोग। देखो मैंने कहा था लोगों से क्लास मत छोड़ो, ठीक है? इससे पहले भी जब मेरी क्लास हुई थी तो मैंने आपसे कहा था आप लोग क्लास मत छोड़ो, ठीक है? और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होके आपका मैग्नेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? मैग्नेट के बाद मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेट के बाद में हम लोग एसी पढ़ेंगे, फिर ईएम पढ़ेंगे, फिर तुम्हारा ऑप्टिक्स आप लोग वीडियो से पढ़ोगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, ठीक है? ऑप्टिक्स जो वीडियो पढ़ी हुई है चैनल पे उस पर पढ़ेंगे मॉडर्न। हाँ, और क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि उधर अगर आप उससे पढ़ लोगे तो जो आपके लेक्चर्स बचेंगे उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत ही ज्यादा मस्ट जरूरी है। और रिवीजन के तौर पे हम लोग ऐसा करते हैं कि लगभग एक दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, ठीक है? या एक दिन में 1.5 चैप्टर खत्म होता है, और वो चैप्टर तुमको पहले से ही पढ़ के आना होता है। इस टाइप से हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? चलो कल जो मैंने बात करी थी, कल क्लास हुई थी ना हम लोगों की? कल जो हमने बात करी थी वो हमने बात कर ली थी तुम्हारी बल्ब के बारे में बात करी थी, ठीक है? कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होता है और कौन सा बल्ब कम ब्राइट होता है। तो ब्राइट के अगर मैं कॉन्सेप्ट से बोलूं आपसे, तो आप लोगों ने बोला था कि जो ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है? जो ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ब्राइट होगा, और कम पावर को कंज्यूम करेगा वो कम ब्राइट होगा। सर सिंपल सी बात है। और मैंने कहा था हम लोगों के जो घर होते हैं, जो भी घर हैं, उन सब में जो बल्ब की वायरिंग होती है वो होती है पैरेलल, ठीक है? और जो शादी पार्टी में होती है सीरीज। क्योंकि शादी पार्टी में वायरिंग अगर उन्होंने पैरेलल कर दी ना तो उन्हें लग जाएगा पूरे महीना लग जाएगा वायरिंग फिट करने में, ठीक है? और बस 5-6 घंटे की बात होती है, उसके बाद में तो सारे के सारे बल्ब क्या करने पड़ते, सब उतारने पड़ते वापस से। अब हम लोग बात करते हैं आज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट। देखो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा गैल्वेनोमीटर, उसके बाद में है गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट करना वोल्टमीटर, और गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट करना एमीटर, उसके बाद में हमारा मीटर गेज, ठीक है? और जो पिछली साल था, जैसे पिछली साल पोटेंशियोमीटर था, खत्म कर दिया, ठीक है? पोटेंशियोमीटर था और ये सब, और उसके साथ में हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, ठीक है? ये सारे तुम्हारे कोर्स में हैं। बाकी सारी चीजें तुम्हारे कोर्स में जो नहीं है वो खत्म कर दी, ठीक? क्योंकि इस बार काफी सारा कोर्स कट हुआ है, ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले सर अगर मैं इंस्ट्रूमेंट में बात करूं, इंस्ट्रूमेंट में हम लोग बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत छोटे करंट को मेजरमेंट करने के काम आता है, यानी कि इतना छोटा करंट जो हमारी बॉडी खुद नहीं पता लगा पाए कि हाँ ये करंट बह ही रहा है, ठीक है? इतने छोटे करंट को जब हम लोग नापते हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और जब हम इनके जो अगले चैप्टर होंगे, जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे, तो मैग्नेटिज्म में मैं आपको एक आता है तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो यही है, ठीक है? वहां पर उसका विस्तार से चर्चा करेंगे कि वास्तव में गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, और गैल्वेनोमीटर पर क्या क्या पूछा जाता है, जैसे करंट सेंसिटिविटी या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है? पिछली बार एग्जाम में वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछा गया था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को सीधे एक तो ये याद रखो, गैल्वेनोमीटर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इस टाइप से, ठीक है? ये जी है, जी मतलब गैल्वेनोमीटर। सर इससे करंट जाता है। अब ध्यान रखना इसमें जो करंट रहता है, जो अधिकतम करंट रहता है वो रहता है आईजी, यानी कि आईजी से ज्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं होता, ठीक है? अगर ज्यादा करंट फ्लो कर दोगे तो ये फूक जाएगा। भाई गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? स्मॉल करंट को मेजरमेंट करने का काम है।
अब तुम स्मॉल करंट की जगह अगर उसमें तुम लार्ज करंट डाल दोगे तो लार्ज करंट डालते ही क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है। तो बहुत छोटे करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये लिखना है टू मेजर, लिखते रहो साथ में, टू मेजर स्मॉल करंट, टू मेजर स्मॉल करंट। अब सर कितना स्मॉल करंट, ये याद रखो, तो 1 मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर तक, ठीक है। मिली, सर मिली का मतलब क्या होता है, 10 की घात -3 एम्पियर से 10 की घात -6 एम्पियर तक के करंट को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। देखो कितना छोटा करंट हो गया, ठीक है, इतने करंट का मेजरमेंट। इसमें जो करंट जाता है, इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, आईजी जा सकता है। आईजी क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर करंट, आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर। और अगर रेजिस्टेंस की बात हो, रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में याद रखना हमेशा और हमेशा क्या लेना, जी लेना। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में हमेशा और हमेशा जी लेना, कि जी तुम्हारा होगा, ठीक। अब साइंटिस्टों ने जब इतना काम किया, उन्होंने गैल्वेनोमीटर बना लिया, गैल्वेनोमीटर से उन्होंने छोटा सा करंट को मेजर करने लगे, बहुत स्मॉल करंट को मेजर करने लगे। अब दिक्कत ये आई जब उनको लार्ज करंट को मेजर करना था, ठीक है भाई। तुमने एक कोटेशन पढ़ी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हिंदी में, ठीक है। जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है हम उस चीज को इन्वेंट करते हैं। जैसे पुराने जमाने थे, लोग किससे चलते थे, साइकिल से चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। अब तो कोई बैलगाड़ी से चले, अब तो बैलगाड़ी चलने गया क्या भाई, पैदल निकल जा रहे हो, ठीक है, या किसी से लिफ्ट ले रहे हो। क्यों, उस समय आवश्यकता नहीं, आज आवश्यकता है, हाईवे की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है। तो वही अब साइंटिस्ट बेचारे छोटा सा करंट नापने में कामयाब हो गए, बोले किससे नापेंगे, गैल्वेनोमीटर। अब तुम्हें लार्ज करंट को मेजरमेंट करना है, बड़े करंट को मेजरमेंट करना है। तो बड़े करंट को मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने गैल्वेनोमीटर से ही क्या बनाया, एमीटर बनाया। गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर। उन्होंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर। इन्होंने कहा ऐसा करो, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, सिस्टम, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो क्या होगा। उन्होंने कहा अगर यहां से करंट आई आए, आई तो ज्यादा करंट है आईजी से, अगर आईजी से कम करंट होगा तो हम ऐसे ही नहीं मेजरमेंट कर लेंगे सी में जाने के बाद। अब ये करंट ज्यादा है, उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा ऐसा करो सर, अगर मुझे नापना है, बोले ऐसे कर, कैसे, बोले यहां से करंट कितना आया, यहां पर करंट, कुछ करंट यहां पर कितना जा सकता है, आईजी। तो सर जी इसमें कितना जाएगा, I माइनस आई जी। कल तो पढ़ा है किरचॉफ का फर्स्ट जंक्शन लो। तो इसमें जो करंट जाएगा वो आ जाएगा I माइनस आई जी, ठीक है। हाँ। बस ये से बच गया, क्योंकि इसके पास ज्यादा तभी तो ये भुगता, इसके पास तो आई जी जा रहा है इधर। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं एस, और इसको बोलते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस। याद कर लेना, एक बहुत छोटा सा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ शंट रेजिस्टेंस किसमें यूज होता है, तो याद रखो एमीटर में। दूसरी बात ये पूछेगा बताओ शंट रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है, तो पैरेलल लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर पे कैसे लगा हुआ है, पैरेलल। दूसरी चीज ये भी याद रखना, शंट रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। स्मॉल मतलब छोटा। अब सर जी एक बार जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर लार्ज रेजिस्टेंस लगाता, ये तो छोटा है, अगर मैं यहाँ लार्ज रेजिस्टेंस लगाता तो क्या होता, छोटा रेजिस्टेंस लगाया यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते तो क्या हो जाता, बोलो बेटा। तुमको पता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो तुमने कहा सर अगर यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ करंट ज्यादा जाएगा और यहाँ करंट कम, तो हमें यहाँ पर कम ही तो रहना है। अगर मैंने यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस कर दिया तो यहाँ करंट कम हो जाएगा, और करंट इधर ज्यादा होगा तो ये फूक नहीं जाएगा, ऐसा हमारी।
इसीलिए इसमें हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। उस शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस। बोले ठीक है। अब मैंने कल आप लोगों को किरचॉफ का लॉ पढ़ाया था। किरचॉफ लॉ में अगर मैं पढ़ूं, किरचॉफ लॉ की अगर मैं बात करूं, तुम बोले देखो ये एक लूप ही तो है, ये एक लूप, ठीक है, ये एक लूप। चाहो तो इसका नाम रख दो A B C D, ठीक है सर। अब मैं देखो, मैं तुमसे कहूं इन लूप A B C D A, ऐसे चला, ऐसे स्टार्ट हो गया, स्टार्ट। सर A से जा रहे हैं ऐसे, कोई रेजिस्टेंस बैटरी मिली, कुछ नहीं मिला। अब मैं ऐसे गया, क्या जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट जा रहा है? इसमें करंट कितना है? I माइनस आई जी। अगर ऐसा होता है तो प्लस की माइनस? माइनस I माइनस आई जी इंटू एक्स, ठीक है। हाँ। अब मैं ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, जिधर मैं जा रहा हूँ करंट अपोजिट डायरेक्शन। अगर करंट अपोजिट, मैंने कहा ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? जी कैपिटल। सर अगर मैं अपोजिट जा रहा हूँ तो क्या आएगा? प्लस। और इसमें करंट कितना है सर? आई जी। वापस वहीं आ गया तो बराबर जीरो, सही है? यस सर। अगर मैं इस चीज को उठा के उधर पढ़ूं तो ये हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आई जी जी इजकल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। अगर मैं इस एस की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा आई जी जी आई माइनस आई जी, आ गया, ठीक है। ये शंट रेजिस्टेंस का क्या आ गया? वैल्यू आ गया, ये शंट रेजिस्टेंस का मान, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस के लिए। तो तुमसे कहा गया कि बताओ मैं यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस लगाऊं, तो इतना रेजिस्टेंस लगाऊं, S इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी शंट रेजिस्टेंस। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे फिर वोल्टमीटर की, और वोल्टमीटर के बाद में हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। वोल्टमीटर के बाद इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। पढ़ते रहो, अप्रैल दूर नहीं है, मई सॉरी, मई दूर नहीं है, महीने जाते पता नहीं चलती टाइम कब गया। गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं ना, डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट में तो वही है, जैसे गवर्नमेंट अपनी तो सैलरी आ रही है, तो उन्हें बच्चे को भविष्य मतलब होगा तो अपनी स्कूल नहीं पढ़ा। अगर टीचरों को भविष्य से मतलब है तो अपनी स्कूल नहीं पढ़ा। हकीकत मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा, आप लोगों को ये नहीं पता है कि वास्तव में बीएससी के बाद में कितना ब्राइट कैरियर है। रियलिटी ये है, बीएससी के बाद भी बहुत ब्राइट कैरियर है, लेकिन वो कैरियर के बारे में आपके टीचरों को कुछ नहीं पता है, तो वो बताते नहीं है कि कैसे ब्राइट है, कैसे ब्राइट नहीं है, ठीक है। नहीं देखो ऐसा होता है, बीएससी अगर आप कोई बच्चा करता है तो बहुत अच्छी से करे, मतलब गैस पेपरों से कभी मत पढ़ो, सिर्फ किताबों से पढ़ो। सो तुम्हारे टीचर खुद जब गैस पेपरों से पढ़ाते हैं, ठीक है, टीचर खुद गैस पेपर से, गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर खुद गैस पेपर से पढ़ाते हैं, देखी नहीं आंखों की बात है, मैं भी तो इसी समाज में रह रहा हूँ, तो वो क्या पढ़ाएंगे। दूसरी बात, वो लोगों को ये सोचते हैं कि अपन की तो सैलरी आ रही है, अपन को तो हटाने वाला नहीं है, अपन क्यों पढ़ाएंगे, ये मतलब अपने क्लास में जाके भोंको 1.5 घंटे या लेक्चर दो, क्या हो, क्यों एनर्जी को डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। दूसरी, और जब उनको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उनकी कम होने लगती हैं तो फिर उनकी नॉलेज कम हो जाती है, पढ़ने की इच्छा करती नहीं। जब लगे थे तो बहुत ब्राइट नॉलेज थी, लेकिन जब धीरे धीरे नॉलेज कम होगी फिर पढ़ाना का नहीं मन। अगर कोई मतलब बीएससी कर रहा है, बीएससी के बाद में एक एग्जाम आता है, जैसे TIFR का एग्जाम आता है, तो पता नहीं होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, और IISc
बैंगलोर, IISc बैंगलोर, काफी सारी IIT, सारी IIT और तुम्हारे एम्स से भी ऊपर है, ये लोग तुम लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, उसमें भी आते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तुम निकालो, लेकिन बस यही है नंबर ऑफ सीट्स कम होती है। जैसे TIFR की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया 11-12 सीटें, IISc की बात करूँ ऑल ओवर इंडिया 7-8 सीटें, ठीक है। ये सारा चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में ध्यान दिया तो ब्राइट फ्यूचर का, लेकिन बस उसी हिसाब से मेहनत। सर ये मैंने बात करी है आपसे, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट किसमें होता है? एमीटर में। उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो? वोल्टमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो ये है गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्ट। अगर हम लोग वोल्ट मीटर की बात करें, सर वोल्ट मीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर में उसमें हम क्या, एमीटर का काम क्या है? लार्ज करंट को मेजरमेंट करने का। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? स्मॉल करंट को मेजरमेंट करने का। वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस टू मेजरमेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर होगा? एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगा दो? रेजिस्टेंस लगा, ठीक है। तो इसको इस वाले इस जो ये है, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। अब ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। सर इसमें करंट कितना जा सकता है? IG से ज्यादा जाएगा। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बताओ रेजिस्टेंस को सीरीज किस में लगाते हैं, सीरीज में किस में लगाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कौन सा सही होगा? सीरीज में वोल्टमीटर, ठीक है। पैरेलल में किस में लगाते हैं? ठीक है, ये सही। दोनों गैल्वेनोमीटर से बने हुए, बिल्कुल ठीक। अब अगर मैं देखो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं कि A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो तुमको पता है अपन चलेगा कहां से? A से। A से चला तो ये क्या हो गया? B हो गया। सर जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट माइनस IG इंटू G, करंट इंटू रेजिस्टेंस। जिधर मैं जा रहा हूं इधर ही माइनस IG इंटू R। कहां पर पहुंच गया? B पॉइंट। जो कल बच्चे आए थे उन्हें ये सब समझ में आ रहा है ये इक्वेशन आपने कैसे बनाई, ठीक है, मैंने कल बनाया। अब अगर मैं देखो यहां पर IG को कॉमन लूं तो ये हो जाएगा G प्लस R, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया, बराबर ये जब इधर आएगा तो BA माइनस BB ये इधर जाएगा IG G प्लस R। ये क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे मैंने B से डिनोट कर दिया, ठीक है, B। तो ये हो गया IG, क्या मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लाओ तो B माइनस IG इंटू G, उधर बचा IG इंटू। अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो B माइनस IG अपॉन G अपॉन IG, ठीक है। ये आ गया, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया कि हम कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसको हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किसमें किया है? वोल्टमीटर। बस बच्चों खाली ये उतार लो। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका ना अभी, तो तुम्हारे समझ में आएगा कि वास्तव में इनका कैसे हम यूज करते हैं।
नहीं आ रही है? पिछली बार नहीं सकते यहाँ? नहीं सर, अब तो लाइन में लग के खाएगा। हाँ 14 जनवरी को नहीं है, 14 जनवरी को अगले संडे को। 22 को किसकी दावत है? भंडारे वाला राम मंदिर का। अच्छा 22 तारीख को ब्राह्मण। ठीक, क्वेश्चन लिखना। हाउ कैन बी मेक a galvanometer? How can we make a galvanometer with capital G is equal to 20 ohm. Capital G is equal to 20 ohm. And Ig galvanometer का 1 मिली एम्पियर और Ig कितना है? 1 मिली एम्पियर। into a voltmeter with a maximum range of 10 volt, with a maximum range of 10 volt. With a maximum range of 10. अब देखो, अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें तुमसे देखो क्या कहा गया है, तुमसे कहा गया है कि मैं बताओ, देखो गैल्वेनोमीटर तुम्हें दिया है, करंट दिया है, सब कुछ ठीक है, गैल्वेनोमीटर का करंट दिया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, और तुमसे ये कहा है मुझे ऐसा वोल्टमीटर बना के दो, जिसकी रेंज क्या हो, 10 वोल्ट, यानी कि 0 से 10 वोल्ट, ऐसे भी लिखा सकते हैं, 0 से 10 वोल्ट के बीच में वो मेजरमेंट करे हमारे पोटेंशियल। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जरा सोचो कि सर सबसे पहले तुम्हें वोल्टमीटर, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें गैल्वेनोमीटर की सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, ठीक है। उस प्रतिरोध का मान ही पूछा है, प्रतिरोध का मान पूछा है, खुद बताओ, तुम्हें इतना गैल्वेनोमीटर दे रखा है, करंट उसमें इतना जा रहा है, इतने वोल्ट का क्या निकालना है, वोल्टमीटर बनाना है, तो तुम्हें कितने रेजिस्टेंस, कितने ओम के रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो तुम अभी बोले थे सर R इक्वल टू जो फार्मूला था IG B माइनस IG इंटू G अपॉन IG, यही तो था सर। यस सर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले B देखो, कितना B चाहिए, 10। क्या 0 लूंगा, नहीं सर, कितना लूंगा मैं, 10। मैक्सिमम वाला लिया करना यहाँ पर, तो मैक्सिमम है 10। IG कितना है, 1 मिली, मिली का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 3, यहाँ हो गया 20 और नीचे भी हो गया, इसे मैं 10 की घात माइनस 3 लिख सकता हूँ सर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, इसको इसमें क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ, मल्टीप्लाई। ये एक काम करो सीधे, देखो और सरल हो गया, कैसे काम करा तू, एक काम करो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, B अपॉन IG माइनस IG से IG कट गया, सिर्फ क्या बचा, G बचा, छुट्टी, ठीक है। देखो बेटा इसके नीचे ये लिखो, इसके नीचे इससे ये काट दो, तो B अपॉन IG माइनस क्या बचा, G बचा। सर B क्या है 10, IG क्या है माइनस, G कितना है सर 20। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 ऐसे ही, और कितने जीरो, 3 जीरो, माइनस का, तो 10,000 में से जब 20 को करेंगे तो 9,900 इतने ओम का रेजिस्टेंस। और याद रखना इसमें जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो लार्ज रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, लार्ज रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछा है, कितना चाहिए, 9,980 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, तो मेरा जो वोल्टमीटर बनेगा वो 0 से 10 वोल्ट के बीच में बनेगा, 0 से 10 वोल्ट के बीच में बना। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन और करते हैं,
बता लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। What shunt resistance is required? What shunt resistance is required? What shunt resistance is required to make the 1 milliampere, comma 20 ohm galvanometer, comma 20 ohm galvanometer into an ammeter with a range of 0 to 50 मिली, 0 से 50 मिली एम्पियर के बीच, ठीक है। से 50 मिली एम्पियर के बीच करंट चाहिए। अब कौन सा इसमें किसमें कन्वर्ट करवा रहा है? इसमें कन्वर्ट करवा रहा है, किसमें कन्वर्ट करवा रहा है? अमीटर में। किसमें? अमीटर। अब सच्ची अमीटर में तो कोई टेंशन नहीं है। अमीटर में फार्मूला क्या होता है? S = IG into G upon I minus IG। ये होता है सिंपल सा बात, यही तो होता है सर। IG करंट कितना? IG तुमने दे रखा है 1 मिली एम्पियर, देख रखा है देखो, गैल्वेनोमीटर के साथ में मिली का मतलब हो गया सर, ये दे रखा है तुम्हें 20। I कितना दे रखा है बेटा, कितना चाहिए? तो 50 मिली एम्पियर तक बहे, तो मैक्सिमम कितना बहे? 50 तक बहे। माइनस IG हो गया 10 की घात माइनस, अब तुम इसे देखोगे तो ये आ गया 20 गुणा 10 की घात -3, और नीचे दोनों में देखो ये ऐसे नहीं घटते, ये कैसे घटेंगे? पावर वाले कैसे घटेंगे? तो पहले इन दोनों में कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 50, यहाँ बचा 1, 50 में से 1 गया, क्या बचा? तो यहाँ हो गया 20 गुणा 10 की घात -3, ये हो गया 10 की घात -3 गुणा 29, इससे ये, अब इसको इससे भाग, ठीक है। अब 4 ऑप्शन नीचे तुम्हें दिख रहे होंगे, तो क्या करना बेटा, ये 49 लगभग किसके बराबर है? 50 के। तो बस 20/50 करना ना, तुम काहे कंफ्यूजन हो? काटा, 5 से काटो, 5 और 20, कितना ओम चाहिए? 0.4 है, छोटा रेजिस्टेंस, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है। 0.4 छोटा हो गया, नहीं हो गया? स्मॉल रेजिस्टेंस। बता लिया। अगला क्वेश्चन लिखना, टू send 10% of main current through a moving coil galvanometer, of resistance 99 ohm,
द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज 99 ओम, 99 ओम, ठीक है। द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस इज, या द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज, कुछ ठीक है। द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज, आपसे एस शंट रेजिस्टेंस एस की वैल्यू पूछी, ठीक है, आपसे पूछी एस की वैल्यू, बताओ एस की वैल्यू क्या है। अब देखो क्वेश्चन की पहले भाषा को समझो, फिर हम लोग बात करें। इसी ने कहा मान लो बच्चों, जो मेरा मेन करंट था वो मेरा आई था, और इसका 10% मैंने गैल्वेनोमीटर में लिखा, 10%। अब 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, ये तो होता है सर। अगर 10% में निकालूंगा तो 10, देखो पहले तो आई था मेरा, 10% का मतलब हो गया 10/100। सर अगर इसे करूंगा तो क्या 0.1 आई आएगा, 0.1, क्या यही गैल्वेनोमीटर में भेजा है? सर मुझे बताओ, खुद सोचो। मैंने पहले कहा पहले मेरा करंट कितना है सर, अब इसका 10%, 10% का मतलब हो गया 10/100, ठीक है। 50% होगा तो 50/100, ठीक है। 0 से 0 काटा, यहाँ पर जब ये 0 उधर लगाया तो 0.1 आई बचा, ठीक है, 0.1। यही मेरा क्या है सर, गैल्वेनोमीटर। अब निकाल लो S इक्वल टू आई जी आया है 0.1 आई इंटू जी, और जी की वैल्यू कितनी बच्चों, 99, तो दे रखिए, ठीक है। अपॉन आई तो मेरा आई था ही, और आई जी कितना हो गया सर, बोलो 0.1। इन दोनों में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, तो इधर बचा 0.1 इंटू 99, और यहाँ पर आई कॉमन लिया तो 1 माइनस 0.1, आई से आई कैंसिल। अगर आई से आई कैंसिल हो गया, मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो S इक्वल टू आएगा 9.9 अपॉन इसकी इसमें से डिवाइड किया तो 0.9 से 9 से काटा तो कितना आया, 11। यही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलाऊंगा। मैंने आई जी निकाल लिया इतना, उठा के सारी वैल्यूज पुट अप कर दी, गुणा भाग करके अपना आंसर लगाया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे इसमें पूछेंगे, गैल्वेनोमीटर हो गया चाहे वोल्टमीटर, ठीक, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में इस टाइप के क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हो गया, गेहूं का बना ब्रिज। व्हीट मतलब क्या होता है, गेहूं, ठीक है, गेहूं का बना ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। हिंदी में बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु, हिंदी में भी यही बोलते हैं बेटा। ये व्हीटस्टोन भी साइंटिस्ट होते हैं, आप गेहूं का बिजनेस गेहूं का बिजनेस क्या कहेंगे, ये व्हीटस्टोन भी साइंटिस्ट होते हैं।
मजा नहीं कर रहे हो? इस समय बच्चे पता है 12-14 घंटा पढ़ते हैं इतना इतनी देर पढ़ते रहते हैं ना। हमें तो झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब करना पड़ता है, नहीं तो बहन भी मारती है, वैसे अम्मी भी मारती है, सब मारते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। तब क्यों नहीं पढ़ती हो आप? अच्छा पढ़ती हो प्रेम पास, तुम क्यों नहीं पढ़ते? मेहनत करो, मेहनत करो। मैंने जब अपने कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पर IIT धनबाद में एक लाइब्रेरी है जो नई नई बनी थी, हमारी टाइम नहीं बनी थी। उससे पहले पुरानी ओल्ड लाइब्रेरी थी, उसे हम न्यू लाइब्रेरी बोलते। तो वो 5th से 6th फ्लोर थी, 5-6 फ्लोर थी, वो टोटल AC थी। उसमें जो रीडिंग रूम था, रीडिंग रूम में जाकर हम लोग देखते थे, पढ़ते थे, तो पता ही ऐसे शांत रहता था ना माहौल उसका, इतना शांत रहता था। अगर तुम ऐसे नीचे अपना सर कर लो तुम्हें ये लगता है कि इस पूरे कायनात में हमारे अलावा कोई है ही नहीं, मतलब उसमें आवाज ना हो, लाइब्रेरी में आवाज ना हो, इसीलिए फैन तक नहीं लगा, फैन से आवाज होती है, इतनी शांत है। और जब तुम ऐसे नीचे निगाह डालते तो तुम्हें लगता सिर्फ हम ही हैं, ऊपर निगाह उठाते देखते दुनिया पड़ रही है ना। फिर जो मोबाइल चलाने की इच्छा होती है फिर वो भी दब जाती है, नहीं मोबाइल चला, मुझे कुछ पता है, हम नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ है। तो बच्चे बहुत पढ़ते रहते थे वहीं पर, 24/7 ओवर रहती थी, पूरे दिन ओपन रहती थी लाइब्रेरी। तो बच्चे पढ़ो, तो वही कि आप लोग पढ़ो मेहनत से। और मैंने आपसे कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, तुम कोई भी टीचर आके पढ़ा दे, ठीक है, इवन भगवान भी आके तुम्हें पढ़ा दे, ठीक है, तब भी तुम्हारा भला नहीं हो सकता जब तक तुम अपने आप तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। टीचर के हाथ में सिर्फ इतना है, मेरे हाथ में सिर्फ इतना है, आपको डायरेक्शन दिखाना, आपको बताना कि कैसा कैसा सिलेबस आता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस। बाकी पढ़ना वो सब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को पढ़ना है और कितनी मेहनत से पढ़ना है, बस वही। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करो, ठीक है। शादी पार्टी में जाने से बचो, हाँ, कुछ बीच में गायब हो जाते या कुछ घर पे बन रहा हो, अच्छा हेलो आप, तो जाना कतई अवॉइड करो, ठीक है। कहना नहीं अपन को पहले क्लास में, उसके बाद में चाहे खत्म हो जाए, चाहे तुम्हारा भाई बेटा सब खा जाए, ठीक है, लेकिन तभी जाना है, आना नहीं क्लास। तो हम लोग बात करें व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछिए। अब इसके ऊपर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज पर ध्यान। सर ऐसा है, व्हीट स्टोन को सबसे पहले ये देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज का काम क्या था। व्हीट स्टोन ब्रिज का काम था टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को, मतलब ऐसा है कि तुमने कोई एक रेजिस्टेंस देखा, उस पर नंबरिंग वंबरिंग कुछ लिखी नहीं है, वो मिट चुकी है, अब तुम कैसे बता पाओगे कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है भाई, कैसे बता पाओगे, ठीक है। तो वही किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने जिस का यूज किया वो था हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस लगाए और उन रेजिस्टेंसों के साथ में मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। एक रेजिस्टेंस मैंने बीच में लगा दिया, ये रेजिस्टेंस मैंने कहीं पर बीच में लगा, ठीक है। उसके साथ में मैंने कहीं पर ये रेजिस्टेंस एक मैंने बीच में लगाया, ठीक। बल्कि रेजिस्टेंस में लगाओ, गैल्वेनोमीटर लगा दो तब भी सही, भाई गैल्वेनोमीटर भी तो सब रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस। ऐसे एक था P, इसे मान लो Q, इसे मान लो R, इसे मान लो S, ठीक है। व्हीट स्टोन का काम क्या था, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज, अच्छा अननोन है ना, अच्छा ये क्या है, यहाँ क्या है, अच्छा टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, सर ये हिंदी में भी
अरे नहीं, हिंदी तो और मुझे कठिन पड़ती है। अब सही है? हिंदी में महात्मा की गलती है। नहीं, मैं सुधार कर रहा हूँ। मैंने अपनी हिंदी बहुत अच्छी कर ली। तुम्हें पता है मैं इस समय 2 घंटे पर डे हिंदी पढ़ रहा हूँ। हाँ सही में 2 घंटे पर डे हिंदी पढ़ रहा हूँ। हिंदी में क्या क्या पढ़ रहा हूँ उस समय? तत्सम तद्भव, ठीक है, एक शब्द के अनेक शब्द, पर्यायवाची ये सब पढ़ रहा हूँ। विलोम शब्द ये भी पढ़ रहा हूँ। पर डे 2-2 घंटे हिंदी अच्छी कर ली है ना। अब मैं हिंदी लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे हिंदी लिखूंगा थोड़ा, ठीक है। P Q ये हो गया R, ये हो गया S। सर यहाँ पर जो मेरी बैटरी लगी हुई है वो मेरी बैटरी लगी है। अब जरा सुनो सर, ऐसा है इसमें करंट ऐसे जाएगा और करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना नहीं कि ये कैसे प्रूव हुआ है, कैसे प्रूव नहीं हुआ। हमें सीधे बस इतना जानना है कि अगर हमारा P/Q R/S के बराबर होगा, और ये तभी बराबर हो सकता है जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट ही 0 जाए, यानी कि इसमें करंट 0 ना जाए, इसमें करंट 0 ना जाए। अब देखो क्या होगा, जरा सोच, मुझे जैसे मान लो मेरा P रेजिस्टेंस मुझे पता ही नहीं है P की वैल्यू है क्या। ये तीनों मैं जानता हूँ इन तीनों को कि ये तीनों रेजिस्टेंस मेरे क्या है। मैंने इन तीनों को लगाया, अब मैंने P को लगाया, मैंने देखा इसमें करंट जा रहा है, इसका मतलब है इसका रेशियो बराबर नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, फिर मैंने देखा अभी जा रहा है, फिर मैंने तीसरा लगाया, चौथा लगाया, तब तक लगाता रहा जब तक कि इसमें करंट मुझे 0 नहीं। जैसे ही इसमें मुझे करंट 0 दिखाया मैंने तुरंत रोक दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सर देखो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लिया, मुझे P तो मेरा अननोन बताया था मैंने अभी, मान लो P अननोन है, ठीक है। बस मुझे P का मान आ गया, ठीक है। ये ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया गया। अब एक चीज इसमें जो सोचो जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये तो बच्चे को पता होता है क्योंकि 12th में हमारे रटा हुआ होता है, ठीक है। और मैंने व्हीटस्टोन कैपेसिटर के लिए भी पढ़ा दिया। अब मैं तुमसे कहूँ सर सीधी सी बात, यहाँ पर करंट 0 है तो है, करंट 0 क्यों होता है, ठीक है। तो करंट 0 तभी, तुम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक बात है करंट की, वो ये है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहाँ फ्लो होता है, लोअर पोटेंशियल पर। करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल ही समान हो जाएंगे, समान, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है सर, जब पोटेंशियल समान हो गए तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो इसलिए नहीं होता है, बस एक ही रीजन है करंट फ्लो नहीं होता है। करंट फ्लो ना होने का एक ही रीजन है, या तो यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं तब फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से करंट जा रहा है, इधर इसमें भी है और इसमें नहीं बह रहा है, इसका मतलब है जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल, यानी कि जितना ए पॉइंट पर पोटेंशियल है उतना ही बी पॉइंट पर पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। जितना यहाँ है उतना यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि करंट ऑलवेज हायर टू लोअर जाता है। बस ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया गया। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ मीटर ब्रिज की, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मीटर ब्रिज की बात करेंगे। तो मैंने कहा देखो आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है भाई, कि सर जी ये क्यों यूज हुआ, ऐसे बात कोटेशन भी याद कर रहा हूँ हिंदी में बहुत अच्छी ठीक है, यही मैंने पढ़ी है। किसी कोई जमाना एक ऐसा हुआ करता था कि हमारी इंग्लिश कभी खत्म थी, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए थे, पढ़ते थे, हिंदी अच्छी थी, इंग्लिश खत्म थी। इंग्लिश में तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन रखने पाते हैं, जावेद सर बहुत अच्छा बात है, कहते हैं बेटा हमारी भाषा में लिखो, हमारी भाषा में सरल भाषा में लिखो, है ना, यही तो कहते हैं। जो बच्चा पढ़ता होगा उसे पता होगा, ठीक है। वो अपनी भाषा में लिखवाते हैं और कई बार टेस्ट लेते हैं तो रट जाता है, हाँ बहुत अच्छे से याद आता है। जावेद सर काफी पुराने टीचर हैं, अगर मैं पीलीभीत का स्टूडेंट रहा होगा तो मैं भी उनका स्टूडेंट होगा, ठीक है, काफी फेमस टीचर। देखिए बकत की बात है, मैं नवाबगंज का स्टूडेंट था, तो मुझे पढ़ाया था अनिल सर ने,
अमृतसर के इंग्लिश पढ़े थे 9 से 12। अच्छा हमारी एक आदत रही, हमने 9th में जहाँ कोचिंग लगाई, कोचिंग नहीं छोड़ी। कुछ लोग कहते थे कि इस कोचिंग के पास, कुछ लोग तुमने देखे होंगे कभी यहाँ पढ़ते हैं, कभी वहाँ पढ़ते हैं, कभी यहाँ। हमने देखा जितने मैंने 9th में अनिल सर से लगाई, अनिल सर से ही कोचिंग, आशीष सर से लगाई 10th में, 9th में उनसे पढ़ता रहा। 11th में वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो उनसे फिर केमिस्ट्री पढ़ता रहा। फिजिक्स तो 11th से ही स्टार्ट हुई, तो वो विवेक राय सर से पढ़ी थी। और मैथ एमपी सर से लगाया तो एमपी सर से ही पढ़ते 4 साल उन्हीं से। ठीक है, हाँ एमपी सर इधर भी कहीं जाने। तो ये कोचिंग मैंने कभी चेंज नहीं करी। तो पहले हिंदी सही थी, इंग्लिश खराब थी। IIT पहुंचने के बाद में दोनों ही बेकार हो, ना हिंदी के रहे ना इंग्लिश के रहे। वहाँ बोलता कोई इंग्लिश था नहीं, तो इंग्लिश में भी गलती रहती थी और हिंदी लिखना भूल गए तो हिंदी भी खत्म हो गई। अब धीरे धीरे जब रहते रहे पढ़ाते रहे, अब प्रेजेंट टाइम में ये है, अब इंग्लिश सही है और हिंदी खराब है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी पे कमांड करिए, हिंदी सही है। ये हो गया। अब इस इन्वेंशन के बाद में अगला इन्वेंशन आया मीटर ब्रिज का। ठीक है, अगला इन्वेंशन आया मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज का इन्वेंशन अब देखो सर, अगर मैं इसके बाद में मीटर ब्रिज क्यों बनाया, उसका रीजन ये था, जैसे मान लो तुमने यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस तुम्हें फाइंड आउट करना, कोई अननोन रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट करना, तुमने क्या किया, अब तुम यहाँ पर पगला गए। क्या पगला गए? दूसरा रेजिस्टेंस डालते डालते वो कभी इसमें जीरो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तुमने पहले 1 डाला, 2 डाला, 50 डाले, सुबह से शाम होगी, तुम कह रहे इसका जीरो क्यों नहीं हो रहा है? नो रेजिस्टेंस, इतने में तो नया रेजिस्टेंस मिल जाता। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? एक बार बताओ, जैसे तुमने यहाँ पर मान लो ये रेजिस्टेंस बेटा 3 ओम का है, मान लो। ठीक है, ये तुम्हें ज्ञात नहीं है कि ये 3 ओम का है। ठीक, मान लो 3 का। ये तुमने कहा सर 5 का है, और ये तुम बोले सर जी ये 3, ये तुमने माना 7 का है, और ये तुमने मान लो 10 का है। ठीक है, 7 का। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें P निकालना है। P निकालना है, P क्या होगा? अब तुम्हें ये 3 पता है, ये तो नहीं पता है ना, ये नहीं पता है। ये नहीं पता है तो तुमने क्या करा, यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू डाली। इन तीनों की वैल्यू डाली। अगर यहाँ 3 नहीं आएगा, गुणा भाग से 3 नहीं आएगा, तो इसमें करंट बहेगा नहीं आएगा? बहेगा, क्योंकि तब ये बराबर ही नहीं होंगे, तो बराबर नहीं हो, करंट रहेगा। अब तुम क्या करें, तुमने क्या किया, फिर S की वैल्यू, फिर तुमने Q की वैल्यू, जो तुमने पहले 5 डाली थी, तुमने 6 रखी, 6.5 रखी, 7 रखी, 7.5 रखी, 8 रखी, तुम रखते चले जा रहे हो, यहाँ 3 आ ही नहीं रहा है। अब तुम परेशान, अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालें? ठीक है, तो ये कमी को दूर करने के लिए हमने अगला इन्वेंशन किया, जिसे हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, मीटर ब्रिज में क्या करोगे ना, अब क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, बताओ मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लिख लो नहीं, मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक है, मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और इसका भी काम क्या है, मीटर ब्रिज का भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का है। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का इसका भी काम है। ये चित्र उतारो, पर चित्र के बारे में
और फिर चित्र के बारे में बताएं। ठीक है, चित्र क्या कह रहा है। आज प्रैक्टिकल था आप लोग स्कूल में? लोग आपका ही प्रैक्टिकल था? आपका क्या प्रैक्टिकल था? ठीक, अब देखो इस फिगर में हम लोगों ने क्या अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने सिंपल सा पढ़ा है कि कोई भी वायर होगा और उस वायर की अगर लेंथ होगी तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, हमने एक फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, R इक्वल टू रो एल अपॉन, जहां ए होता है किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है? देखो जो ये एरिया है ना, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है सर, रो होता है रेजिस्टिविटी। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है हमने। एल तुम्हें पता है सर लेंथ होती है, ए तुम्हें पता है सर एरिया होता है, लेकिन क्रॉस सेक्शन, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। आर तुम सब लोगों को पता ही है सर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब जरा सोचना, अब जरा सोचो सर ऐसा था जैसे मुझे ये रेजिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है, ये मान लो अननोन है। देखो कितना सरल बना दिया, ये अननोन रेजिस्टेंस। ये बोले मीटर ब्रिज में बोला ऐसा है, एक ये लकड़ी की तख्ती लगी इधर और इधर। अब ऐसे यहां देखो पीछे से ऐसे तार लाए, यहां जोड़ दिया, इधर से तार लाए, यहां जोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके बीच में यहां पर उन्होंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर लेने के बाद ये बन गई जॉकी। अब जॉकी क्या होती है? जैसे ये तार हो, ठीक है, अब ऐसी कोई चीज ले लीजिए जैसे हम इधर उधर ले जा सकें, ठीक है, उसे हम बोलेंगे जॉकी। तो ये हमारी जॉकी, हाँ, तो ये हमारी, इसे हम जॉकी बोलते हैं। तो ये जॉकी हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा सर मान लो मैं इस वायर को कहीं पर लगाया, मान लो ये लाइन तुम्हारी चेंज हो रही होगी, मैं इसको, इस जॉकी को, वैसे मान लो अभी ये ऐसी जॉकी है, ये अभी यहाँ है, जैसे जैसे मैं ऐसे बढ़ाता जाऊंगा एल बढ़ता जाएगा, एल बढ़ता जाएगा तो इधर वाला रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? एल। ठीक, तो एल बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या एक अनुपात है, ठीक, तो कभी ना कभी इधर का अनुपात इसके अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर, यानी कि रेशियो के क्या हो जाएगा? बराबर। दूसरी बात बेटा, इन दोनों के बीच में दूरी हमेशा 100 सेंटीमीटर की रहेगी, इसीलिए इसे मीटर बोला जाता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मीटर कहता है। अब मैंने कहा कि मान लो जब मैं इस जॉकी को यहाँ लाया, मैंने गैल्वेनोमीटर लिखा, कुछ ना कुछ दिखा रहा है, कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा है। मैंने इसको धीरे 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 यहाँ ले गया। जब मैं यहाँ ले लाया तुरंत की तुरंत ही इसमें करंट कितना दिखा दिया? 0। जैसे ही करंट 0 दिखाया, अब मैं समझ गया कि इसका रेशियो, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इस वायर में, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका रेशियो, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका रेशियो क्या हो गया? बराबर। तभी तो इसमें 0 दिखाया। तो बोले सर पी क्यू, इधर मान लो आर, और इधर मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक एस मान लिया, इधर आर। ठीक है, तो तुम बोले सर 0 इसमें इसलिए दिखा रहा है कि P/Q किसके बराबर है?
जैसे अब मैंने क्या ठीक है, तुम बोले सर P बटे Q R बटे S, R यही यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो है सर। R का फार्मूला होता है, R को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रो, लेंथ कितनी है सर L, क्रॉस सेक्शन एरिया सर। अगर मैं S को लिखूं तो जो बेस सेम वायर का बना हुआ है तो जितनी रेजिस्टिविटी इधर थी उतनी ही रेजिस्टिविटी, तो वो भी रो, लेकिन लेंथ कितनी है यहाँ से 100 माइनस जो एरिया इधर था वही एरिया हो गया। इन दोनों का रेशियो सर P बटे Q, R की जगह मैंने रखा रो L अपॉन ए, S की जगह पर रखा रो 100 माइनस L अपॉन ए से रो से, तो P बटे Q की जो वैल्यू है वो आई L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है सर। ये जो वैल्यू आई ये हमारी इसकी वैल्यू आई P बटे Q। अब जैसे तुम्हें देखो P अननोन था तुम्हारा, P निकालना है तो तुमने कर दिया L Q 100 माइनस सही है 100 माइनस। तो इसमें अब आसानी क्या होगी, इसमें आसानी ये हो गई अननोन P निकालना है, P यहाँ रखा, इस जॉकी को ऐसे लाए, धीरे 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 ले जा रहा है, जहां जीरो दिखाया जहां जीरो दिखाया रोक दिया, इधर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापी, एक L निकाल लिया, फटाक से L की वैल्यू यहाँ रख दी और Q की वैल्यू Q तो नोन था रख दी, तो मुझे किसकी वैल्यू आ गई P की वैल्यू, यानी कि मुझे मेरा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो इसमें आसानी हो, इसमें बार बार रेजिस्टेंस चेंज नहीं करने पड़े, प्रतिरोध बार बार चेंज नहीं करने पड़े, ठीक है, और आराम से एक ही बार में निकलता, इसीलिए इसका ज्यादा इन्वेंट किया गया या ज्यादा इसका यूज किया गया। कैलकुलेट करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी। अब हम ड्रॉ का मतलब है बैटरी से कितना करंट निकलना है, तो बैटरी से कितना करंट निकालना है ये तुम तभी निकाल सकते हो जब तुम इसका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, ठीक है, कि इन सारे रेजिस्टेंस को खत्म करके अपन एक रेजिस्टेंस निकाले तभी अपन बता सकता है कि बताओ इसके अंदर कितना करंट यानी कि कितना आई निकल रहा है। तो आप लोग स्कूल में खाना खाकर नहीं आए होंगे हैं, भूखे हो सुबह से, सुबह खाया था खाना, खाने पर बहुत कंसंट्रेट किया करो बच्चों। हो गया, और फास्ट टूस्ट मत रखो, पता नहीं अभी सर कह रहे थे फास्ट फास्ट रहा करो। कौन सा सर कौन सा फास्ट सर कह रहे हैं कौन सा फास्ट रहा करो, तो इधर कह रहे हैं एक बार। अरे खूब खाओ, पता नहीं बायोलॉजी स्कूल में दिमाग लगा रहे थे। हां क्या जल्दी हमें तो बायोलॉजी आती नहीं है ना, हमें तो बस ये लगता है खाओ रहो, बस खाने में क्या करना है।
अगर हम बात करें सर इसमें करंट पूछा है तो करंट हम तभी निकाल सकते हैं जब इस पूरे का हमें आर इक्विवेलेंट पता हो, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट हम लोग देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले ये देखो। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले ये देखूं क्या ये दोनों का रेशियो समान है। हाँ। यहाँ पर 1/2 तो सेम है। अगर रेशियो सेम है इसमें करंट जाएगा ही नहीं। अगर इसमें करंट जाएगा ही नहीं तो इसे क्या किया, खत्म। इसे सर ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, तो 2 और 1 3, 4 और 2 6। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं, ये 3 ओम और ये 6, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, मैंने कहा अगर पैरेलल में हो तो बेटा सिर्फ ऐसे कर देना, ठीक है। हाँ कितना आया 2। अगर इस पूरे का 2 ओम आया, यहाँ पर वोल्टेज कितना है तुमसे करंट पूछा है, वोल्टेज है 4 और रेजिस्टेंस आया 2, तो कितना बह रहा होगा 2 सॉरी आई का मतलब है एम्पियर, ठीक है। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा इसके। कैसे निकाला सर, इन दोनों का रेशियो सेम था तो इसमें करंट रहेगा ही, और जिसमें करंट नहीं बहता उसे खत्म करो। उसे खत्म किया, ये दोनों सीरीज में तो रेजिस्टेंस में दोनों जुड़ जाते हैं, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। दोनों पैरेलल में थे तो आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, यानी कि इस सब को खत्म करके मेरा 2 ओम आ गया। मैंने क्या किया, I इक्वल टू B अपॉन R किया, B की वैल्यू मेरी 4 थी, R की वैल्यू मेरी 2 थी, तो मेरा कितना आ गया सर 2 एम्पियर। सेम क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, कैलकुलेट करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, ये सब कुछ एक हो गया। करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, कैलकुलेट करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी। ये बच्चे मेहनत कर लो, मैं सही बता रहा हूँ, सही तुम समझते क्यों नहीं हो, पता है मेहनत तो मुझे भी लगता है तुम लोगों ने आज तक कभी ना तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन डालता आपने आंसर ही दिया व्हाट्सएप पे। हाँ बेटा व्हाट्सएप पर ही देखो, हम आंसर 2 टाइप से दे सकते हैं, या तो तुम हमसे पर्सनली पूछो, जैसे अभी तुम पूछने लगते हैं हमसे तो हम बता देते हैं पर्सनली, और तुम पूछोगे व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे तो बेटा हम कॉल नहीं उठा पाते लोगों के, तुम तो मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। बहुत सारी कॉल्स ऐसी रहती है पूरे दिन भर, पता ही नहीं लगता है किसकी, अगर कोई एक परिचित होता है तो उसको बैक कर देते हैं। जैसे कि पिछले साल उठ जाता है, पिछले साल उठ जाती है तो पिछले साल तो इस बार सर की शादी हो गई ना, पिछली बार उठा लेते थे, पिछली बार पता नहीं कब उठा लेते थे, राम तुम्हारे फोन लगाया था, पिछली बार हम अपना नहीं पढ़ते थे ना, इस बार हम अपना पढ़ते थे। लाइफ थोड़ी मिली होगी, आप लोग वास्तव में पढ़ाई करो, क्योंकि मेरे कोचिंग में ऐसे बच्चे हैं जो कि 4-4 3-3 घंटे बैठ बैठ के पढ़ते रहते हैं, आपस में डिस्कशन। और मैंने तुमसे कहा था कोई भी चीज़ है जो तुम्हारे दोस्त को आती है, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है बराबर तुम्हें भी बैठा हुआ है, ठीक है, तो हमारा कोई दोस्त ही नहीं है, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है और उसको कोई चीज़ आती है, कोई टॉपिक आता है, तो वो मुझसे बेटर आपको समझ सकता है, ठीक है, मुझसे
उससे बेटर समझाने का मतलब ये है, समझाएगा वो सही, मतलब तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें थोड़ा सा डाउट होगा तो तुरंत तुम कहोगे ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हो गया ये, ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसको कोई टेंशन तो है नहीं, तो नहीं तुम ये सोचोगे ये फंसे, ये भी फंसे, लेकिन उसे आता होगा तो वो बता देगा तुमको, तो वो तुम्हें बेटर समझ पाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपस में करो, आपस में बातें करो, एक दूसरे से बताओ, ठीक है, लेकिन बातें ये मत करो कि आज पार्टी कौन देगा, पांडे जी, पांडे जी, मैं कह रहा हूँ बातें करने के लिए बोला है, ये बातें नहीं करने के लिए बोला है। अरे सर वो क्वेश्चन बता। सही है, बहुत तो अच्छा काम करो, ठीक है। तो आपस में जैसे टॉपिक कोई समझना है, या जैसे मान लो एक हम जैसे मान लो अब मैंने तुमसे कहा जैसे प्रेम पार्क आप कितने किलोमीटर जाते हो पैदल? हाँ, साइकिल से कितने किलोमीटर जाते हो? 8 किलोमीटर। देखो जब साइकिल तुम चलाते हो तो गारंटी से तुम्हें दिमाग कतई लगाना नहीं पड़ता साइकिल चलाने, ठीक है। अगर तुम्हें ये दिक्कत है, तुम ब्रेक मारने होंगे, अपने आप ब्रेक मार जाएंगे, कतई तुम्हें दिमाग कतई यूज करने नहीं पड़ता है। तो अब तुम कोई एक चैप्टर कर दो, कोई एक चैप्टर ले लो भाई, तुमने फार्मूला तो लिखे ही, फार्मूला लिखे, जेब में रखो क्या, फार्मूला की वो एक पन्ना, ठीक है। अब तुमने क्या किया, साइकिल चलाते जा रहे हो, याद किया इसका वो होगा, वो होगा, वो होगा, फिर देख लिया, फिर इसका ऐसे एक्सीडेंट थोड़ी ना हो जाएगा, तो चलती रहेगी साइकिल। ऐसे आ रहे हो जा रहे हो, पर ऐसे ही करो। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसे करता था, मेरी कोचिंग 15 मिनट का रास्ता था करीब पैदल का, तो मैं जाता था फार्मूला याद करते हुए, आता था फार्मूला याद करते हुए। सोचो अगर मैं आधे घंटे पर डे दे रहा हूँ फार्मूला के लिए, तो याद क्यों नहीं होंगे भाई, और रास्ता चलते तो और अच्छे से याद होते। कभी तुम कोशिश करना, तुम रास्ते चल रहे हो और फार्मूला तुम याद करना, ठीक है, बाहरी दुनिया भी देखना, ठीक है, तुम फार्मूला भी याद करना, ठीक है, तो ज्यादा तेजी से याद होंगे तुम्हारे घर पे बैठ के पढ़ने से। कभी ट्राई करना है सर, इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। 20/3। देखो मैंने कहा अगर तुम्हें कभी ऐसा सिचुएशन दिखे तो तुरंत नाम लिख दो, जहां जहां ज्वाइंट हो, जहां जहां ज्वाइंट हो वहां का लिख दो नाम लिख दिया। इस टाइप का मैं करा छुआऊंगा, जहां जहां ज्वाइंट था वहां नाम लिख दिया। तो देखो एक तरफ ए है, दूसरी तरफ डी है, दूसरी तरफ डी है, और बीच में बी और सी है, तो एक तरफ बी लिखो, एक तरफ सी। अब देखो ए और बी के बीच में ए कर दिया सर, बी और सी के बीच में एक कर दिया सर, सी और डी के बीच में एक कर दिया। अब देखो ए और सी के बीच में एक कर दिया सर, बी और डी के बीच में ये नहीं गया, देखो हो गया सर, ठीक है, इधर बैटरी लगी हुई है। देखो सारे एक 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 है, तो इसका रेशियो, इसका रेशियो बराबर हुए, इसे खत्म करो। ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल, तो सीरीज, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, एक और एक दो, ऊपर भी दो और नीचे भी दो, अब इक्विवेलेंट हो, दोनों पैरेलल नहीं हो गए, देखो ये भी दो और ये भी दो पैरेलल हो गए, तो आर इक्विवेलेंट 2 गुणा 2, 2 प्लस 2 कितना आया, एक आया। अब तुम बोले सर आई इक्वल टू होता है बी अपॉन आर, कितना आया, आगे फाइनल किया। और इसके क्वेश्चंस लगाना, ठीक है।
बस इतना ही करते हैं। और बेटा देखो पोटेंशियोमीटर था और सब लोग कट गए थे, कट गए। इसी में मैंने कहा कलर कोडिंग कट गया, ठीक है। हाँ उसका एक और अब अगला चैप्टर देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब एक चीज देखो, ऐसा है एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ओरेस्टेड, और उनसे गलती से एक इन्वेंशन हो गया, ठीक है। काफी इन्वेंशन पता है गलती से होते हैं। यूरिया का इन्वेंशन गलती से हुआ था। यूरिया तो सभी जानते हो, हाँ, जो खेतों में बोई जाती है, उसका इन्वेंशन गलती से हुआ था। ये इन्वेंशन इतनी गलती से क्या हो गया कि इसने पूरी दुनिया ही चेंज कर दी। इस इन्वेंशन में यूरिया ने इतनी दुनिया चेंज नहीं करी, ठीक है, इसने तो पूरी दुनिया ही चेंज कर दी इस इन्वेंशन। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ओरेस्टेड, वो अपनी लैब में कोई काम कर रहे, ठीक है। अब तुम्हें पता है बच्चों, जो लैब होती है ना वो काफी ज्यादा टिपिकल होती है, मतलब कोई चीज कहीं रखी हुई है, कोई चीज कहीं रखी हुई होती है, ठीक है। तो ये तो उन्होंने क्या किया सर, एक वायर था, एक वायर में से करंट जा रहा था और वो अपने लैब में काम कर रहे थे। उसके पास में एक कंपास रखा हुआ था, जानते हो कंपास? यस सर। कंपास जिसे वो देखते हैं डायरेक्शन। पुराने जमाने में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखिए, वो भी पूरी सीरीज है, देखना मत, बहुत टाइम खराब होगा, ठीक है। हाँ, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। तो उसमें क्या था सर, एक कंपास होता है, वो कंपास क्या होता है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन को मेंशन करता है, और वो जो वर्क करता है वो मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है, ठीक है। तो वो रखा हुआ था, जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ से कोई तार जा रहा हो और यहाँ पर रखा हो कंपास, तो वो कंपास की जो सुई थी ना, जो सुई वो फ्लक्चुएट कर रही थी। फ्लक्चुएट का मतलब ऐसे ऐसे हिल रही थी, घूम रही थी। इन्होंने देखा वो सुई हिल रही है। अब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो तभी मूव करती है जब उस पर फोर्स लगता है, अदरवाइज मूव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा इसका मतलब ये फ्लक्चुएट कर रही है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है। अब इन्होंने उठाया, इधर रख दिया, इन्होंने देखा मूव करना बंद, फिर उन्होंने उठाया रखा, फिर मूव कर रही है, फिर उन्होंने करंट बंद किया, बोले करंट की वजह से हो रहा होगा, इसमें करंट नहीं जा रहा। तो उन्होंने देखा करंट जैसे ही बंद किया तो फ्लक्चुएट करना बंद कर दिया। तो इन्होंने बस इतना निष्कर्ष पर ये पहुंचे कि कुछ ना कुछ तार में करंट बह रहा है, जिसकी वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएट कर रही है। बस इतना बता पाया ओरेस्टेड, ठीक है। ओरेस्टेड सिर्फ इतना बता। फिर जो और नए नए साइंटिस्ट हुए उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कोई दो टाइप से प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तुम दो टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हो। पहला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मैग्नेट से, ठीक है। मैग्नेट कौन सा, वही चुंबक जिसे हम बोलते हैं। तो दो टाइप से, बस तुमको खाली इतना, तुम्हें ओरेस्टेड साइंटिस्ट से कोई मतलब नहीं है, ओरेस्टेड ने क्या कहा कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेटिक फील्ड ने दुनिया ही चेंज कर दी होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दो कारणों से फ्लो होता है तुम्हारे कोर्स तक, ठीक है। पहला कारण है कि किसी वायर में करंट बह रहा, किसी भी वायर में करंट बह रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा, कोई मैग्नेट रखी तो मैग्नेट के कारण क्या होगा, मैग्नेट के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, और जहां का होगा नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर तुम करंट की बात कहोगे सर करंट में किधर होगा, तो करंट में मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल देखते हैं। राइट हैंड तुमको, अच्छा ये बात तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी कि सर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचती हैं, ये तो बचपन में पढ़ी थी, ठीक है। नॉर्थ से निकल साउथ। अब यहाँ पर देखो सर, राइट हैंड मेरा ये है, ठीक है, राइट हैंड, ठीक है। आप सब लोगों का ही राइट हैंड इधर वाला है,
राइट को पता है ना, राइट में यस सर। मैंने ऐसे लेना है इसको, जिधर मेरा करंट है उधर मुझे थंब को रखना है, जिधर भी करंट है उधर मुझे थंब को रखना है। सर करंट है, मैंने थंब को रखा, तो इस साइड में क्या है, उंगली मेरी कहाँ जा रही है, अंदर, और घूम के देखो जैसे मेरा ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इधर कहाँ जा रही है, अंदर, इधर से कहाँ निकल रही है, बाहर, तो क्या ऐसे चल रही है, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे हैं, ऐसे हैं। अब ये तुम्हें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एंटी क्लॉकवाइज, और इससे ऊपर भी होंगी, अंदर भी होंगी, ऐसे क्या होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज होंगी। अब एक बार बताओ सर, अगर मैं देखूं तो इधर मेरी उंगली कहाँ जा रही है, अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में कहाँ होंगी, क्रॉस का मतलब है अंदर, ठीक है। और जब ये घूम के इधर से कहाँ आ रही है, देखो बाहर, तो इस साइड में क्या होंगी, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाएगा वायर में करंट इधर ऊपर, जैसे ये है वायर, ठीक है, इस वायर में मान लो करंट बह रहा है, करंट कहाँ बह रहा है, ऊपर की ओर, तो तुम बोले सर इधर अंदर, अंदर, और इधर क्या होगा सर, इधर देखो बाहर, क्या होगा बाहर। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर। इससे किससे देखते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा याद करने वाली बात नहीं, ये अपने आप से ही याद हो जाती है। उसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट है जो हमने बहुत डेरिवेशन रखा था, बहुत 12th क्लास में, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोसैवर्ट, ठीक है। बायोसैवर्ट एक साइंटिस्ट हुए, बायोसैवर्ट, उन्होंने कहा अब सब लोगों को ये तो पता था कि हाँ किसी करंट की वजह से, कि कोई भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी या मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, जहां पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, ठीक है। लेकिन कितना मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो किसी ने कहा कि अगर किसी वायर में कोई करंट बह रहा है, उस करंट में एक वहां से कोई दूरी ले ली मैंने, मान लो कोई भी दूरी ले ली मैंने, और इधर करंट जा रहा है, ये एंगल ले लिया मैंने थीटा, ठीक है। अब मैंने कहा बताओ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो जो ये दिया था मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन, वो हमारे दिया था बायोसैवर्ट ने, ठीक है, बायोसैवर्ट ने दिया था। सर ये फार्मूला का याद रखना पड़ेगा, ये बचपन से ही याद होता है हमको, ठीक है, ऐसे ही याद कर लो, B = μ0 IDL sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। dl क्या है, किसी छोटे से वायर की तरफ, किसी छोटे से वायर dl की तरफ करंट कितना बह रहा है इस वायर में, I r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो μ0 IDL sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, जब छोटा सा वायर तो छोटा सा करंट भी होगा।
सर ये होता है बी डी वी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एक्स साइन थीटा अपॉन 4 पाई। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, म्यू नॉट ऐसे ही रहेगा, आई ऐसे ही रहेगा, नीचे 4 पाई ऐसे ही, यहां पर हो जाएगा डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस और देखो ऊपर एक आर से गुणा हुई है तो नीचे आर से गुणा होगी तो हो जाएगा आर की घात 3। ठीक है, तो 4 ऑप्शनों में तुम्हारे ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको ये मिल सकता है कि वेक्टर फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला किसी भी वायर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर। जहां याद रखना बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है। सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ कभी पूछ लिया गलती से, वैसे चांस नहीं है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन ऑफ पावर। सही है, अपने दिमाग में डाल लो ये फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ, याद कर लो, कुछ भी हो जाए तुम्हें ये याद करना ही करना है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है इसका। अगर कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और तुम्हें किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वहां से उस पर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डालोगे सर ये कुछ ना कुछ दूरी होगी जिसे मैंने बोला आ, कुछ ना कुछ दूरी होगी जिसे बोला आ। तुम क्या करो, इसके कॉर्नर्स को मिला दो, इसके कॉर्नर्स को मिलाया, ये इसके कॉर्नर्स को मिलाया, ये एंगल बोले तुम θ1 और दूसरा एंगल बोले तुम, कुछ नहीं करना है। एक वायर था, तुमसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला, इस कोने को इससे मिला दिया, इस कोने को, ये एंगल θ1 ये एंगल θ2। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, बस ये याद करना है। ठीक है, याद करना ही करना है। ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन थीटा। ये फार्मूला तुमको याद करना ही करना है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला बस याद करना ही करना है। ये बता दिया। ठीक, अब देखो, अगर मैं स्ट्रेट लाइन वायर की इनफाइनाइट वायर की बात करूँ, घड़ी तो देख रहे हो, अब पूरा 1.5 घंटे की वीडियो बननी चाहिए।
अब उस साथ थोड़े 5 मिनट लेट आए थे इस कितना टाइम हो गया वो देखना इसमें 36 हो गया 26 हो गया 26 हो गया 26 हो रहे हैं 4 मिनट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन वायर की बात करूं बेटा, अगर मैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करूं, देखो ये है इनफाइनाइट, साथ में है लॉन्ग वायर। अगर कोई वायर है जो इनफाइनाइट लंबा है, इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ेंगे बच्चे कितना आएगा बता? इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हटाएंगे तो तब भी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट गुणा करेंगे तो तब भी इनफाइनाइट। ठीक, चलो इधर देखो सर, एक कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तुमसे किसी भी पॉइंट पर तुमसे कहा बताओ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर या लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा काम हमारा क्या है सर, इसके कोनों को मिलाना, ठीक है। तो मैं इससे पहले भी तुम्हें बताया हूँ, कराया हूँ मुझे लग रहा है, तुम्हें वो कराया है क्या? नहीं, बनो कुछ कराया हो। ठीक है। देखो अगर मुझे बताओ सर, अभी मैं यहाँ, अगर मैं यहाँ से इसे मिलाऊंगा तो एंगल ये आएगा, यहाँ मिलाऊंगा देखो एंगल बढ़ रहा है, और ये तो इनफाइनाइट लंबा है ना। अगर तुम्हें कोई चीज इनफाइनाइट लंबी देख रही है, जैसे मान लो कि मैं सीधी देख रही हूँ, ठीक है, अब मुझे नीचे देखना है इनफाइनाइट गहरी, ऐसे करके देखो अभी ये हूँ, फिर एंगल यहाँ से धीरे 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 कितना हो जाएगा, ऐसे करूँगा कब तक नीचे देखूंगा तो जीरो वो 90 डिग्री। देखो अभी यहाँ पर, अब मुझे बताओ मुझे ऊपर देखना है, मुझे कहाँ देखना है, तो मुझे अपनी जो गर्दन है ना बिल्कुल ऐसी करनी पड़ेगी, जितना ऊपर देखते जाऊंगा उतना गर्दन एंगल बनाना पड़ेगा। और मैक्सिमम एंगल कितना बनाना है इनफाइनाइट को देखने के लिए 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। यानी कि सर अगर मुझे अनंत पर कोई चीज देखनी है तो मुझे ये एंगल कितना बनाना पड़ेगा 90 डिग्री, और ये वाला भी कितना बनाना पड़ेगा, तभी मैं देख सकता, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल तुम्हारा बढ़ता जाएगा। यानी कि सर अगर मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, ये लग दो B = क्या हो जाता है μ0I/4 पाई r। देखो θ1 भी 90 और θ2 भी 90 है, तो दोनों 90 हो गए, यानी कि sin 90 प्लस sin। अब sin 90 का मान तुम्हें पता है 1 होता है, इसका भी पता है 1 होता है, 1 + 1 क्या हो गया 2। 2 से जब ये गया तो फार्मूला आया μ0I/2, ठीक है μ0I/। तो बस याद रखना है कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा B = μ0I/2 पाई, ठीक है। बताओ इसके बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे कल तो इससे और भी क्वेश्चंस काफी सारे पढ़ेंगे। और हाँ, तो क्लास को अटेंड करना नहीं है, आपको कहना ही नहीं क्लास ठीक है, क्लास को अटेंड नहीं मानना है कतई।